आइए शुरू करते हैं न्यूज़ पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा दांतों से गाड़ी खींचने की भी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज की दीवारों पर गोबर लगाने का मामला और बढ़ गया। दरअसल अब डीयू छात्र संघ के अध्यक्ष और एनएसयूआई नेता रौनक खत्री कॉलेज के प्रिंसिपल प्रत्युषा वत्सला के दफ्तर पहुंचे और वहां की दीवारों पर गोबर लगा दिया। इससे पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल एक क्लास की दीवारों पर गोबर लगाती नजर आई थी। इस पर प्रिंसिपल ने सफाई दी थी कि ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह ने इस पर कहा कि अगर इस तरीके से कमरों में गर्मी कम हो सकती है तो इस तरह का प्रयोग प्रिंसिपल को सबसे पहले अपने घर और अपने दफ्तर में करना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुजरात के नर्मदा में अपने गोद लिए गांव को काफी सौगात दी। उन्होंने वहां बने राम मंदिर में पूजा अर्चना की। इस गांव का नाम लाचरस है। इस दौरान जयशंकर ने वहां स्मार्ट क्लासेस और वेलनेस सेंटर का भी दौरा किया। इसके अलावा जयशंकर ने राजपीपला में छोटू भाई व्यायामशाला और जिम्नास्टिक हॉल का भी उद्घाटन किया। ये सभी सांसद निधि के तहत बनाए गए हैं। जयशंकर ने कहा कि नई सुविधाओं से बच्चों में उत्साह है और उन्हें पूरा यकीन है कि कुछ बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जरूर पहुंचेंगे। चर्चा में आई इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष रखा। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायाधीशों को ऐसी बातें कहते समय सावधान रहना चाहिए। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस ने रेप के एक मामले पर सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर पीड़िता के आरोपों को सच भी माना जाए तो भी ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने स्वयं ही इस स्थिति को न्योता दिया और वो खुद भी इसके लिए जिम्मेदार है। पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी कर आरोपी को जमानत दे दी थी और फिर ये टिप्पणी चर्चा में आ गई थी। यूपी के बागपत का रहने वाला 16 साल का एक लड़का सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया। दरअसल हनी गुर्जर नाम के इस लड़के ने अपने दांतों से ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो गाड़ी तक खींच डाली। अब हनी के ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। 12वीं में पढ़ने वाला हनी एक पहलवान भी है। बिहार के नवगछिया में एक शादी चर्चा में आ गई। दरअसल वहां बाबा साहेब अम्बेडकर को साक्ष्य मानकर शादी की गई। इस प्रेमी जोड़ी ने बाबा साहेब की तस्वीर के आगे एक दूसरे को माला पहनाए और 7 फेरे लिए। बताया गया कि युवक ने अपनी मामी की सगी बहन से भवानीपुर मार्केट स्थित मां काली के मंदिर में ये शादी की। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में एक टीचर सुर्खियों में आ गए। दरअसल टीचर दशरथ मसानिया ने रिकॉर्ड 500 से अधिक विषयों पर चालीसा लिख दी है। इसे लेकर उन्हें राज्यपाल की ओर से पिछले दिनों पुरस्कार भी मिला है। दशरथ मसानिया के मुताबिक वो सचिन, कबीर, तुलसीदास, किसान और गणित समेत कई विषयों पर ऐसी सैकड़ों चालीसा लिख चुके हैं। उनका कहना है कि शुरू में उन्होंने पढ़ाई को मजेदार और आसान बनाने के लिए चालीसा लिखी। फिर ये चालीसा स्कूल में सुनाते समय छात्रों को पसंद आई और वो भी पढ़ाई में ज्यादा रुचि लेने लगे। लिहाजा उन्होंने दूसरे विषयों पर भी चालीसा लिखी। तेरा प्यारा माँ तेरा अंत गुरु लघुहार दोहा को परिभाषिए। चालीसा लिखने के पीछे मेरी सोच ये थी कि हनुमान चालीसा का हम बचपन में अध्ययन करते रहे हैं और दुनिया में सर्वाधिक गाए जाने वाला जो चालीसा है हनुमान चालीसा, उससे मैंने एक बात सीखी, ये मंत्र की भांति तो काम करता ही है, तो क्यों ना शिक्षा के क्षेत्र में हम इन चालीसा की विधि से लिख करके बच्चों तक ज्ञान पहुंचा सकें। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर सिटी स्कैन से कैंसर के बढ़ते खतरे से जुड़ी। अगर आप या आपके परिवार के किसी सदस्य ने हाल ही में सिटी स्कैन कराया है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी। दरअसल सिटी स्कैन भले ही आज की जरूरत बन गया है, लेकिन एक ताज़ा स्टडी में दावा किया गया है कि इसके बढ़ते इस्तेमाल से कैंसर के नए मामलों में बड़ा इजाफा हो सकता है। ये स्टडी अमेरिका में की गई है, लेकिन इसके नतीजे पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बन गई है। ऐसे में ज़रूरी है कि सिटी स्कैन कराने से पहले सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लें और सिटी स्कैन के भयावह खतरे को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं।
साइलेंट किलर का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। और अगर कोई ये कहे कि बीमारी के इलाज के दौरान होने वाला टेस्ट भी साइलेंट किलर हो सकता है, तब आप क्या कहेंगे? अमूमन कई गंभीर बीमारियों में डॉक्टर जानकारी जुटाने के लिए सीटी स्कैन कराने की सलाह देते हैं। सीटी स्कैन एक ऐसा मेडिकल टेस्ट है जो आजकल सभी ने सुना हुआ है और ज्यादातर लोग इसकी प्रक्रिया से भी वाकिफ हैं। आमतौर पर सीटी स्कैन कराने की सलाह नहीं दी जाती। अमूमन डॉक्टर पहले एक्सरे कराने की सलाह देते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि उनका काम एक्सरे से नहीं चल पाएगा, तब सीटी स्कैन कराने के लिए लिखते हैं। लेकिन सीटी स्कैन पर अमेरिका और यूके में हुई एक स्टडी ने सबको चौंका दिया है। इस रिसर्च में यह अनुमान लगाया गया है कि 2023 में जितने सीटी स्कैन किए गए, उनमें से करीब 1,03,000 लोगों में भविष्य में कैंसर होने का खतरा है। हैरानी की बात यह है कि इन मामलों में करीब 10,000 बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब व्यक्तिगत जोखिम की बात आती है तो ये बहुत अधिक नहीं है और अगर आवश्यक हो तो रोगियों को सीटी स्कैन करवाने से नहीं रोकना चाहिए। हालांकि सीटी स्कैन के कारण कैंसर के खतरे वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि साल 2007 के बाद से अमेरिका में हर साल सीटी स्कैन जांच में 30% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। सीटी स्कैन एक जरूरी मेडिकल जांच है, लेकिन इसमें जो रेडिएशन इस्तेमाल होता है वो शरीर के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है और यही रेडिएशन कैंसर की वजह बन सकता है। रिपोर्ट में जो बात सामने आई है उसमें सबसे चिंता की बात यह है कि बच्चों में इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर किसी बच्चे को 4 या उससे ज्यादा बार सीटी स्कैन कराए गए हैं तो ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर और लिम्फोमा जैसे कैंसर का खतरा 2 गुना हो जाता है। बच्चों का शरीर संवेदनशील होता है, इसलिए उनके लिए ये खतरा और भी बढ़ जाता है। जामा मेडिसिन में स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें कि उन्होंने एक मॉडल से ये जस्टिफाई किया है कि सीटी स्कैन्स जब बहुत दफ़ा हो रहे हैं तो लोगों को कैंसर का इंसिडेंस सीटी स्कैन करने से बढ़ सकता है। तो ये केवल एक थ्योरेटिकल मॉडल है जिसके तहत उन्होंने ये प्रिडिक्शन करी है। ये एक्चुअल फॉलोअप नहीं है लोगों का जिनके सीटी स्कैन्स हुए हैं। जहाँ तक कि रेडिएशन की बात है, जब एक सीटी स्कैन पेट का करते हैं तो लगभग 8 मिलीसीवर्ट रेडिएशन इंसान के शरीर में जाती हैं। अगर चेस्ट एक्सरे करते हैं तो बहुत कम 0.2 मिलीसीवर्ट्स रेडिएशन जाती है। तो सीटी स्कैन जब करते हैं तो उससे रेडिएशन एक्सपोजर होता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है जो कि सेल्स को डैमेज कर सकती हैं। लेकिन यदि 2, 3, 4 साल में एक बार सीटी स्कैन हो रहा है तो वो हानिकारक नहीं है। अमेरिका में हर 1,000 लोगों पर लगभग 300 सीटी स्कैन किए जाते हैं, जबकि ब्रिटेन में ये संख्या 100 से भी कम है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका में सीटी स्कैन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये आदत अगर दूसरे देशों में भी बढ़ी तो कैंसर के मामले और भी तेजी से बढ़ सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस रिसर्च को जानने के बाद एक आम इंसान क्या कर सकता है। जब भी आपको डॉक्टर सीटी स्कैन कराने की सलाह दे तो सबसे पहले आप उनसे खुलकर पूछें कि क्या ये जरूरी है या क्या कोई और सुरक्षित तरीका मौजूद नहीं है। वहीं अगर बच्चों को लेकर डॉक्टर कहते हैं कि सीटी स्कैन करवाना चाहिए तो आप एक दूसरे डॉक्टर से भी संपर्क जरूर करें, क्योंकि हमारा सतर्क रहना उतना ही जरूरी है जितना डॉक्टर का बताया हुआ इलाज। अगर आप खुद में सतर्क रहते हैं तो शायद आप कैंसर जैसी बीमारी से हमेशा बचे रह सकते हैं। सवाल ये भी है कि अगर सीटी स्कैन कराना ही पड़े तो क्या इसका कोई दूसरा विकल्प भी मौजूद है या नहीं। सीटी स्कैन का एक अच्छा विकल्प एमआरआई या अल्ट्रासाउंड हो सकता है। ये दोनों तकनीक बिना रेडिएशन के शरीर की अंदरूनी स्थिति को दिखा सकती हैं। ये विकल्प खासतौर पर बच्चों और उन मरीजों के लिए बेहतर है जिन्हें बार बार स्कैन कराना पड़ता है।
अगर आप खुद या आपके परिवार में किसी को बार बार सीटी स्कैन कराने की सलाह दी जा रही है तो डॉक्टर से खुलकर बात करें और ये समझने की कोशिश करें कि स्कैन जरूरी है या नहीं। अगर कोई दूसरा सुरक्षित तरीका मौजूद है तो उसी पर भरोसा करें। ऐसा करना कैंसर जैसी बीमारी से आपको दूर रख सकता है। अगर वही सीटी स्कैन हम 6 महीने में करें, साल में एक बारी करें, उसको बार बार करें एक ही इंसान में, तो जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस दी जा रही हैं उससे सर्टेनली कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है। तो हमारा मैसेज ये है कि सीटी स्कैन एक यूजफुल टेस्ट है बीमारियों को पकड़ने का, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो नॉन कैंसर है, चाहे वो हड्डियों की बीमारी है। तो सीटी स्कैन्स होने चाहिए, लेकिन जुडिशियसली होने चाहिए, अत्यंत आवश्यक हो तभी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पेट दर्द हो रहा है या सिर दर्द हो रहा है या कहीं पे भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही है तो आप खुद जाके सीटी स्कैन कराएं। ऐसा ना करें, बल्कि डॉक्टर से जाके डिस्कस करें, उनकी राय के अधीन ही सीटी स्कैन की मशीन तक जाएं और अपना जांच कराएं। ऐसे में सवाल ये भी है कि सीटी स्कैन क्यों किया जाता है? जब किसी बीमारी की जांच करते हुए और उसके बारे में डिटेल में जानकारी जुटाते हुए डॉक्टर्स को बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज, ब्लड वेसल्स या बोन्स की डिटेल स्टडी चाहिए होती है, तब सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है। इसलिए बड़ी बीमारियों में ही डॉक्टर्स इस टेस्ट को कराते हैं, या फिर किसी बड़ी शंका को दूर करने के लिए भी, क्योंकि सीटी स्कैन से शरीर के अंदरूनी हिस्सों की डिटेल में तस्वीरें मिल जाती हैं। जैसे सिर से संबंधित बीमारी में, कंधे का कोई गंभीर रोग, हार्ट की समस्या, घुटनों की समस्या, चेस्ट का सीटी स्कैन, पेट का सीटी स्कैन, रीढ़ की हड्डी का सीटी स्कैन। सवाल तो ये भी है कि क्या होता है सीटी स्कैन? सीटी स्कैन के लिए रोगी को सीटी स्कैन मशीन के अंदर लेटाया जाता है। ये मशीन सुरंग की तरह होती है और इस पर लेटकर व्यक्ति को अंदर ले जाया जाता है, जहां मशीन के अंदर के पार्ट्स के माध्यम से अलग अलग एंगल से फोटोग्राफी की जाती है। फिर ये फोटो मशीन से कनेक्टेड कंप्यूटर पर भेज दिए जाते हैं। कंप्यूटर में भेजने के बाद इनकी 3D पिक्चर्स बनाकर असेंबल कर दिया जाता है, जिसकी स्टडी करके डॉक्टर्स रोगी की सही स्थिति की जानकारी हासिल कर लेते हैं। अगर अप्रोप्रिएटली सेलेक्टेड टेस्ट है, अप्रोप्रिएटली सेलेक्टेड पेशेंट प्रोफाइल है, तो सीटी स्कैन एक बहुत ही उपयोगी डायग्नोस्टिक टूल है हमारे पास, जिसका अगर हम जुडिशियसली यूज़ करें तो इट कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प इन मेकिंग करेक्ट डायग्नोसिस। तो ये जो एक परसेप्शन है कि सीटी स्कैन से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, तो हमें ये बात समझ में आ रही होगी कि इतने कम डोज से इसका रिस्क ना के बराबर होता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर ये बार बार हम एक्सपोज करते हैं जिसका कोई सिचुएशन बनता नहीं है, तो इन कंक्लूजन ये सीटी स्कैन अगर डायग्नोस्टिकली इंडिकेटेड है और हम सीटी स्कैन कर रहे हैं पेशेंट का, तो इसमें रिस्क ना के बराबर है। इसलिए ये अपने मन से डर को निकाल दें। डॉक्टर की सलाह पे अगर आप सीटी स्कैन आपको अगर प्रिस्क्राइब किया गया है तो देन गो फॉर इट। जाहिर है कुछ रोगों का पता लगाने के लिए डॉक्टर सीटी स्कैन कराते हैं, जो जरूरी भी है, लेकिन इसके गंभीर खतरे को देखते हुए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि सीटी स्कैन कराने से पहले सेकेंड ओपिनियन जरूर लें और सीटी स्कैन के भयावह खतरे को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट और कुछ डीएम को मिली ईमेल। साइबर सेल कर रही है मामले की जांच। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही है आपका इंतजार। वक्फ मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मसले पर पक्ष विपक्ष की ओर से 2 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं, लेकिन इनमें से कई में तकनीकी दिक्कतें हैं, लिहाजा अदालत में जो लिस्टेड अर्जी है उन पर ही सुनवाई होगी। वक्फ मामले पर कुछ धार्मिक संगठनों और राजनीतिक लोगों की ओर से भी याचिकाएं दायर की गई हैं। वैसे संसद से पास होने और राष्ट्रपति की मुहर के बाद वक्फ संशोधन बिल पहले ही कानून का रूप ले चुका है। बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत दूसरे नेता शामिल हुए। इस दौरान गठबंधन के मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही बताया गया कि सीएम चेहरे पर मिलकर बात होगी।
इस साल मानसून सामान्य रहेगा, ये अनुमान मौसम विभाग ने जताया। उसके मुताबिक इस साल मानसून सीजन में 105% बारिश होगी। वैसे इस हफ्ते दिल्ली समेत उत्तर भारत में एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एंट्री होगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली और हिमाचल समेत कई राज्यों में 18 से लेकर 20 अप्रैल तक तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि इससे पहले राजधानी में 2 दिन तेज गर्मी रहेगी और पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लेकिन फिर बारिश से टेम्परेचर गिरेगा। तब उत्तर भारत के साथ साथ बिहार और बंगाल समेत पूर्वी भारत में भी आंधी तूफान की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को थोड़ी राहत मिल गई। दरअसल उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 21 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। तब तक पूजा की गिरफ्तारी नहीं होगी। पूजा खेड़कर के वकील ने कहा कि पूजा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है। ऐसे में पूजा की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ा दी गई है। पूजा पर यूपीएससी परीक्षा में धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांग कोटे का फायदा उठाने का आरोप है। ईडी ने जयपुर और मोहाली समेत देश भर में 1.5 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। ये मामला एक चिटफंड घोटाले के आरोपों से जुड़ा है। ऐसे में ईडी ने राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर भी रेड की। इस दौरान ईडी ने कई दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। उधर खाचरियावास ने सफाई दी कि इस चिटफंड घोटाले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नवजात बच्चों की अस्पताल से चोरी के मामलों पर सख्त रुख अपनाया। अदालत ने साफ कहा कि अगर किसी नवजात बच्चे को अस्पताल से चुराया जाता है तो सबसे पहले उस अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए। कोर्ट ने ये टिप्पणी दिल्ली एनसीआर में नवजात बच्चों की तस्करी के गैंग के पर्दाफाश से जुड़ी खबर पर संज्ञान लेते हुए की। अब इस मसले पर सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने पूछताछ के लिए समन किया था। लिहाजा रॉबर्ट वाड्रा आज ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश हुए। ईडी के अधिकारियों ने उनसे करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की। हरियाणा लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने यह समन जारी किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें समन भेजकर 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने गुरुग्राम के शिकोहपुर जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए समन किया था। इसी मामले में ईडी के अधिकारियों ने उनसे करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की। तकरीबन 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद रॉबर्ट वाड्रा ईडी ऑफिस से बाहर निकले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा गाड़ी में आपको नजर आएंगे। रॉबर्ट वाड्रा पीछे की तरफ आप देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और 2.5 घंटे लगा था। जब रॉबर्ट वाड्रा सुबह के करीब 11 बजे यहाँ पर पहुंचे थे तो पैदल चल करके यहाँ पर पहुंचे थे और जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि ये पूरा मामला जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, हम बात करने की कोशिश करते। लेकिन आप ये देखिए तमाम सुरक्षा के बीच रॉबर्ट वाड्रा यहां से निकल गए हैं। तकरीबन 2.5 घंटे तक रॉबर्ट वाड्रा से यहां पर ईडी कार्यालय में पूछताछ हुई। ईडी के समन पर जवाब देने पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो लगातार लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। जब भी लोगों के हित में मैं बोलूंगा, जब भी जनता की आवाज बुलंद करूंगा, ये लोग दबाएंगे और मीडिया और ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। और आप अपनी बात पर कायम है, अपने स्टैंड पर कायम है। बिल्कुल, मुझे किसी चीज के लिए छुपाने की जरूरत नहीं है। माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ तो हमें दबाया जाता है, राहुल को संसद में दबाया जाता है, मुझे अपने कार्यक्रम में जो भी मैं करता हूँ उसका दबाते हैं। रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के समन पर सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया।
और कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को भी क्रांति बनाने की कोशिश कर रही है। देखो, ऐसा है कि मैं तो मैं अजीब सी स्थिति देखता हूँ कि ये कुनबा जो है वो करप्शन को भी क्रांति बताने की कोशिश करता है। करप्शन में इनको जो है वो सम्मान किया जाएगा तो क्रांतिकारी की तरह जो है वो जुलूस लेके निकलेंगे कि हम तो करप्शन के महान क्रांतिकारी हैं। तो करप्शन को क्रांति बनाना बंद करें। अब करप्शन है और करप्शन पर जो कानून है वो अपना काम कर रहा है। देखिए उनके पास कागजात हैं ईडी के पास, उसके आधार पर वो क्या कार्रवाई करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के मामले में कभी कार्रवाई होती है, कभी नहीं होती है, तो लुका छिपी का खेल चल रहा है ईडी का। कांग्रेस के पूर्व नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि विपक्ष ईडी की पूछताछ को बेवजह तूल देने की कोशिश कर रहा है, जबकि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। और यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर वाड्रा का अपमान करने का भी गंभीर आरोप लगाया। मुझे लगता है ईडी और सीबीआई और जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं ये अपना काम कर रही हैं और करती रहेंगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे पूरा भरोसा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ कांग्रेस अन्याय कर रही है। कांग्रेस ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। कांग्रेस अपने किसी कार्यक्रम में रॉबर्ट वाड्रा साहब का सम्मान नहीं करती है। रॉबर्ट वाड्रा एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और ट्रू कांग्रेसी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनका हमेशा अपमान करती है। ऐसे में सवाल है कि पूरा मामला है क्या, जिसमें ईडी ने वाड्रा से पूछताछ की। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर में जमीन खरीदी थी। करीब 3 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। कुछ समय बाद हरियाणा के नगर नियोजन विभाग का नोटिफिकेशन हुआ। इस जमीन को रियल स्टेट दिग्गज डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया और ईडी को इससे हुई आय से मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। लिहाजा ईडी इस अप्रत्याशित प्रॉफिट के पीछे की जांच कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा को दूसरी बार समन भेजा गया था। इससे पहले उन्हें 8 अप्रैल को तलब किया गया था, लेकिन वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों पर अमेरिका द्वारा टैरिफ में ढील और ऑटोमोबाइल के टैक्स में संशोधन के ऐलान का असर भारतीय बाजार पर दिखा। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में भारी बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 1578 अंक उछलकर 76,735 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 500 अंक बढ़कर 23,329 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 50 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 96,450 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 2500 रुपए उछली। अब 1 किलो चांदी की कीमत 97,500 रुपए पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 33 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 77 पैसे हो गई। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी के लिए राहत की खबर। खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई। मार्च में ये 3.34% रही, जबकि पिछले महीने फरवरी में ये 3.61% थी। ये 6 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले अगस्त 2019 में ये 3.28% थी। मार्च में थोक महंगाई दर में कमी आई। ये घटकर 2.05% हो गई। इससे पहले फरवरी में ये 2.38% थी। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश की राजधानी दिल्ली की।
केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान देकर दिल्ली के प्रदूषण की तरफ सभी का ध्यान खींचा। गडकरी ने मुंबई में कार्यक्रम के दौरान कहा कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा है। उन्होंने प्रदूषण से बढ़ती परेशानियों को लेकर कहा कि अगर आप 3 दिन दिल्ली में रहेंगे तो आपको कोई ना कोई संक्रमण हो ही जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने मेडिकल रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की वजह से एक नागरिक की औसत आयु 10 साल कम हो रही है। गडकरी ने यह भी कहा कि दिल्ली और मुंबई दोनों महानगर ही प्रदूषण को लेकर रेड जोन में। गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं का तत्काल समाधान करने की जरूरत है। गडकरी ने पिछले साल भी दिसंबर में कहा था कि बढ़ते प्रदूषण के कारण वो दिल्ली नहीं जाना चाहते। साथ ही उन्होंने दावा किया था कि शहर का दौरा करने के बाद उन्हें अक्सर संक्रमण हो जाता है। दरअसल दिल्ली में साल 2024 में प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। साथ ही वाहनों पर रोक समेत कई तरह के नियम लागू किए गए थे। टेक कंपनी IQ Air के अनुसार 18 नवंबर 2024 को दिल्ली में AQI पर 1500 का प्रदूषण स्तर दर्ज किया गया था, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से सांस लेने के लिए बताए गए सामान्य स्तर से 15 गुना ज्यादा था। ये जग जाहिर है कि दिल्ली में प्रदूषण का लेवल काफी अधिक रहता है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चिंता जता चुका है और सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर गडकरी के दिए ताजा बयान पर हमने कुछ एक्सपर्ट और दिल्ली के लोगों से बात की और उनकी राय जानी। बहुत ही खतरनाक हालात हैं और इसको अगर सीरियसनेस से नहीं लिया जाएगा तो रिजल्ट यही हैं। अब जो हमारी AQLI की रिपोर्ट आई उसमें क्लियरली जो बोला, जो मंत्री जी ने भी बोला कि एक हमारे बच्चे 10 साल कम जिएंगे, हम 10 साल कम जिएंगे ये प्रदूषण में रहने से, जो शहर में रहते हैं। पहले इतनी तकलीफें नहीं होती थी, पर अब सारा साल में ही ये आंखों में जलन, खांसी, अस्थमा, ये दिल की बीमारी इतनी बढ़ रही है, इतनी कार्डियक थिंग, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ये सिर्फ फेफड़ों के साथ नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ रिलेटेड है, इवन आपके मानसिक स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर प्रदूषित एरिया के अंदर आप रहते हैं तो आप एक तरीके से 10 से 15 सिगरेट्स आप रोज़ पी रहे हैं, स्पेशली अगर आप दिल्ली NCR जैसे रीजन में रह रहे हैं तो वहाँ पर आपका पहला साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपके बाल जो हैं वो जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं, आपको स्किन के जो हैं वो इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसके अंदर रैश हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, खुजलीपन हो सकता है और आपकी जो त्वचा है उस पर वो सूज भी सकती है। साथ ही साथ में आपकी आंखें लाल हो सकती हैं, उसमें पानी हो सकता है, इरिटेशन की तरह हो सकती है और वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में आपकी आंखों की रोशनी जो है वो भी कम हो सकती है। तो पॉल्यूशन एक तरीके से आपको एक स्लो डेथ करवा रहा है, आपकी बॉडी के हर ऑर्गन, आपकी बॉडी के हर पार्ट को जो है वो पूरी तरह से इफेक्ट करता है। दिल्ली शहर में और NCR में 12 ही महीने वायु प्रदूषण जो परमिसेबल लिमिट्स होती है WHO की और इंडिया की, उससे बहुत ज़्यादा होता है। और एक शिकागो स्टडी जो पिछले वर्ष पब्लिश हुई थी उसमें ये बताया गया कि एक दिल्ली में रहने वाले का जीवन काल 10.9 वर्ष कम हो जाता है और एक एवरेज भारतीय का जीवन काल 5.3 वर्ष कम हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इस प्रदूषण को कंट्रोल करें और उसको एक लिमिट के नीचे लेके आएँ। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार अपनी पॉलिसीज़ पे ध्यान देगी, लेकिन हमें भी अपना ध्यान रखना चाहिए कि अपनी व्हीकल्स को कम से कम चलाएं और शेयर्ड ट्रैवल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करें। सबसे पहले तो ये चीज़ सवाल की जो बात उन्होंने बोली कि वाकई में दिल्ली इतनी ज़्यादा प्रदूषित है कि अब आपकी ज़िंदगी 10 साल कम हो रही है, इन्फेक्ट हो जाओगे, मानते हो आप इस बात को? बिल्कुल मानते हैं। ऐसा है कि हम लोग व्यक्तिगत तौर पे जीवन में सबसे जो अनमोल चीज़ है वो स्वास्थ्य होती है। हम अब तो स्वास्थ्य को बनाने के लिए योगा पर ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, खाना पीना भी शुद्ध रखते हैं, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी जब तक हमें हवा शुद्ध नहीं मिलेगी हम लोग नहीं बच सकते। जो नई जनरेशन आ रही है, जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो किस कंडीशन में, किस हवा पानी में पैदा हो रहे हैं, मतलब पैदा होते ही बच्चा जो बीमार पैदा हो रहा है जो है, तो इसकी समस्या जो है समाधान देश के अंदर जो हो रहा है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है और राजधानी से आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में जाती है।
हम लोग चाहे कितनी तरक्की कर लें, अगर हमारा हवा पानी शुद्ध नहीं है तो सारी तरक्की पानी के अंदर है। क्योंकि जब स्वास्थ्य सही नहीं होगा, जब जवान जो है स्वस्थ नहीं होगा, तो चाहे कितना ही पैसा हो जाए, उसके बाद कितने भी एसेट्स हो जाए, उसके बाद सब बेकार की चीज़ें हैं। सर, आपका कोई परिवार का सदस्य दिल्ली की हवा की वजह से उसके स्वास्थ्य में कोई किसी तरीके की परेशानी आई हो? देखो, बच्चों को, सबको, बड़ों को, सबको इसमें परेशानी है। डॉक्टर्स पे रश क्यों है? क्योंकि हर बच्चे को कोई ना कोई परेशानी, नई नई बीमारी आ गई है जिसका डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा। वो कारण यही है, दिल्ली की इतनी गंदी हवा है कि आँखों की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम और छोटे बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब इसी की हवा की वजह से परेशानियाँ बहुत बढ़ती जा रही हैं। प्रदूषण बहुत ज़्यादा स्तर पे है, चाहे खाने का हो, पीने का हो, पानी का हो, रहने का, कहीं का भी हो। आज नई से नई चीज़ें निकल रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट को आप बैलेंस भी तो सरकार ही करेगी ना। लगता है आपको कि कुछ सालों में सरकार ने कुछ किया, चाहे हम पिछली सरकार की ही बात करें? नहीं, कोई भी बात सरकार पिछली नई की बात नहीं है। बात यह प्रदूषण बढ़ा ही बढ़ा है, प्रदूषण घटा नहीं है। जनता हम ये कर सकते हैं कि गाड़ियाँ कम से कम चलाएं, जितनी नेसेसिटी है उसके हिसाब से हम गाड़ियाँ चलाएं। तो आजकल जो जितनी गाड़ियाँ बढ़ रही हैं उस हिसाब से पोल्यूशन भी मार्केट में बढ़ रहा है। कदम सही है, ईवी गाड़ियों को लेके आया जा रहा है, पर ईवी गाड़ियों की कॉस्ट जो है पेट्रोल और डीजल से बहुत ऊपर लाई जा रही है। या तो उनको पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की उसी रेंज में लाया जाए। दूसरी बात, सरकार ने कहा था कि वो प्लांट लगाएगी दिल्ली में पोल्यूशन क्लीन करने का, जो सीपी पे लगना था। आज तो कोई प्लांट नहीं लगा, कोई चीज़ नहीं हुई, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, दिल्ली में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो इसके बारे में कुछ करना चाहिए। ईवी गाड़ियाँ आ जाएंगी, लेकिन ईवी गाड़ी से भी कोई सोल्यूशन नहीं आएगा जब तक वो सस्ती नहीं होंगी। आम आदमी के बजट में वो गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज हम आपको लेकर चलेंगे कोचिंग हब कहे जाने वाले राजस्थान के शहर कोटा में, जहां नीट की परीक्षा की तैयारियों में जुटे छात्रों का तनाव कम करने और उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए कोचिंग संस्थानों ने अनूठी पहल की है। यहाँ कोचिंग संस्थानों के शिक्षक कोटा के हॉस्टलों का विजिट कर रहे हैं और छात्रों से बातचीत करके उनकी समस्याएं सुलझा रहे हैं, साथ ही उनका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। क्या हो डॉक्टर साहब? परीक्षा की तारीख तय हो गई है। 4 मई को नीट की परीक्षा है। मेडिकल की तैयारी में जुटे लाखों विद्यार्थियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हजारों सवाल हैं जो भीतर उमड़ घुमड़ रहे हैं। ऐसे में मेडिकल और इंजीनियरिंग का ख्वाब पालने वाले छात्रों के लिए कोचिंग का हब कहे जाने वाले राजस्थान के कोटा शहर का भी तापमान बढ़ा हुआ है। हेल्थ इशू हमारी तरफ से क्रिएट नहीं होना। हर साल ऐसे मौकों पर यहाँ से छात्रों की आत्महत्या की खबरें आती हैं। लिहाजा इस बार कोचिंग संस्थानों ने विद्यार्थियों के मन को समझने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की एक अनूठी पहल की है, जिसके तहत यहाँ के कोचिंग संस्थानों के फैकल्टीज हर दिन अलग अलग हॉस्टल में जाकर स्टूडेंट्स से मिल रहे हैं और उनकी परीक्षा से जुड़ी हर तरह की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। ये मुहिम अभी कुछ दिन पहले से स्टार्ट करी है हमने, और हमारा टारगेट ये है कि हम एग्ज़ाम आते आते जितने भी हमारे हॉस्टल्स हैं उन सभी पे हम हमारी कवरेज कर लें। और मेन रीज़न ये कि इस समय क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा अलग तरह के तनाव में होता है, क्योंकि उसका जो मेन टारगेट है, जो मेन एग्ज़ाम है, वो उसका पास आने वाला होता है। तो कहीं ना कहीं उसी एग्ज़ाम के प्रेशर को दूर करने से हमारा मकसद यदि सही होता है तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और अल्टीमेटली हमारा मानना ये है कि जिन्होंने इनको साल भर पढ़ाया है तो वो सामने पहुंच जाते हैं ना, तो उनके साथ उनका इमोशन एक तरह का बॉन्डिंग होती है और उसकी बात में फिर बच्चे आराम से फ्लो में आ जाते हैं। तो ये हमारा टारगेट है सर। कोटा के कोचिंग संस्थानों में एक बड़ा नाम एलन करियर इंस्टीट्यूट का भी है। हमेशा ऐसे में इस इंस्टीट्यूट के 40 फैकल्टीज की टीम खास तौर पर इस काम में जुटी है। छोटी छोटी टुकड़ियों में 2-2 की टीम बनाकर ये शिक्षक रोजाना 20 से ज्यादा हॉस्टल्स का विजिट कर रहे हैं, ताकि कम समय में भी वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकें और उनके सवालों का समाधान कर सकें, उनमें आत्मविश्वास भर सकें। करने के बाद जो अपने इस मिशन के तहत ये अब तक 300 से ज्यादा हॉस्टल्स में विजिट कर चुके हैं और हजारों स्टूडेंट्स को गाइड किया जा चुका है। 4 मई को इनका नीट का एग्ज़ाम है। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है तो बच्चे के मन में चिंता रहती है कि मैंने साल भर पढ़ा है, क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊँगा। बच्चे के पेरेंट्स उनके मार्क्स पूछते हैं तो बच्चे को चिंता रहती है मैं उन्हें क्या जवाब दूँ। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहा है। बच्चे को डाउट आता है
बच्चे को ये पता नहीं है कि मेरे को किस तरीके से आगे की तैयारी करनी है। तो जो इनके मन में छोटे छोटे डाउट है ना, वो हमारे पास, सर ये कैसे करूँ, ये हमारे पास आ भी नहीं पा रहे क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है। तो हमारे आने से इन बच्चों को इतना प्रॉफिट हुआ कि जो इनके मन में समस्याएं चल रही हैं, वो समस्याएं इनको यहीं पर खत्म हो गई हैं। नीट की तैयारी करने देश के अलग अलग हिस्सों से कोटा पहुंचे इन छात्रों के लिए ये इम्तिहान की घड़ी है। इम्तिहान की घड़ी माता पिता के लिए भी है और उन शिक्षकों के लिए भी जिनके दिशा निर्देश में उन्होंने भविष्य के सपने संजोए हैं। ऐसे में फैकल्टीज की ये नेक पहल उन लाखों माँ बाप के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं। चेतन गुर्जर, कोटा, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।